आज हम लोग लेक्चर में बिहार एग्रीकल्चर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, एग्रीकल्चर सेक्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? वो सब डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सो एग्रीकल्चर में हम लोग का एजेंडा ये रहेगा कि हम लोग इंडिया और बिहार का पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग का इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर समझेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है बेसिक, फिर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जाएँगे और बिहार के बारे में समझेंगे। इम्पोर्टेंस लेवल हमारा बिहार है, तो ये ट्रैक्टर है, ठीक है? सो एग्रीकल्चर का बेसिक में सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा क्रॉपिंग सीज़न, क्योंकि सबको पता है कि हमारे बिहार में 3 तरह के क्रॉपिंग सीज़न होते हैं, पूरे इंडिया में। खरीफ होता है, रबी होता है एंड ज़ैद होता है, ठीक है? तो ये 3 क्रॉपिंग सीज़न हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। क्रॉपिंग सीज़न में फर्स्ट आता है खरीफ, खरीफ को सोइंग सीज़न आता है जून और जुलाई, ठीक है ना? हार्वेस्ट सीज़न है सितंबर एंड अक्टूबर। क्रॉप्स इसका राइस, मेज़, ज्वार, कॉटन, शुगरकेन, जूट, पल्सेस ये क्रॉप्स हैं। तो खरीफ का सोइंग सीज़न कैसे याद रखोगे? खरीफ से याद रखो करक, ठीक है? करक धूप होता है, धूप, ठीक है? करक धूप कब होता है? धूप हमारा जून और जुलाई में होता है, समर सीज़न में होता है तो खरीफ होता है। खरीफ में ही आपको मानसून सीज़न, मानसून भी हमारा आती है। तो मानसून जब भी आती है तो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा, ठीक है? रेनफॉल होगा, बारिश बहुत ज़्यादा होगा, वाटर स्कार्सिटी नहीं रहेगा, वाटर हमारा अच्छा खासा रहेंगे नॉर्थ बिहार में, साउथ बिहार में। तो क्रॉप जो होगा ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे मेज़, राइस हो गया, शुगरकेन हो गया, जूट हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्रॉप लगेंगे। और साउथ बिहार में आपको मेज़ लगेगा, कॉटन लग जाएगा, पल्सेस लग जाएगा, ये सब मेजर क्रॉप लगता है। ऐसे याद रखना। हार्वेस्ट सीज़न वही 3-4 महीने का गैप रहता है सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है? खरीफ के बाद आता है ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप है मार्च और अप्रैल में लगते हैं, ठीक है? और जून एंड जुलाई में कटता है, ठीक है? हार्वेस्ट होता है एंड ऑयल सीड्स है, यहाँ पे फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स होते हैं। तो ज़ैद में क्या रखना है ज़्यादा मैक्सिमम क्या होता है हमारा ऑयल सीड्स सबसे यूनिक है। ऑयल सीड्स होगा यहाँ पे, फ्रूट्स होगा एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़ैद क्रॉप में होता है। फिर रबी क्रॉप आता है सोइंग सीज़न इसका अक्टूबर एंड नवंबर है। सबसे पहले सोइंग क्या होता है, खरीफ का होता है। खरीफ के बाद अगर देखें तो फिर रबी का होगा, फिर रबी का बाद फिर ज़ैद का होता है। सॉरी, फिर ये होता है, ठीक है? रबी में क्या होता है, ये धूप हमारा कम हो जाती है, ठंड का सीज़न में होता है, ठीक है? रबी, रबी मीन्स सूरज होता है ना, तो सूरज हमारा छुप गया है। ठीक है? तो अक्टूबर-नवंबर में है, हार्वेस्ट हमारा मार्च एंड अप्रैल में होता है। क्रॉप्स इसमें व्हीट बार्ली होगा, बार्ली है बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड है। ठीक है? ऐसे आप याद रखना। तो सबसे खरीफ सीज़न को कैसे याद रखोगे? खरीफ सीज़न आपका हो गया कि कड़क धूप है, कड़क क्या है धूप है, तो इसका सोइंग सीज़न हमारा जून-जुलाई में होगा, जून एंड जुलाई और यही सीज़न में हमारा मानसून भी एंटर करता है, ठीक है? मानसून भी हमारा एंटर करता है, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हमारे नॉर्थ बिहार में लगेंगे एंड साउथ बिहार में पल्स, मेज़, कॉटन लगेंगे। ठीक है, खरीफ के बाद आता है रबी, रबी आता है, ठीक है? रबी आप कैसे क याद रखोगे कि रबी जो होता है ना, यहाँ पे धूप कम हो गया है, ठीक है? अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, एक याद रखना। एक याद रहेगा ना खरीफ आपको रबी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अक्टूबर-नवंबर में सोइंग होते हैं, हार्वेस्ट मार्च-अप्रैल में होते हैं। एंड ज़ैद क्रॉप हो गया आपको जो यहाँ पे फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स ये लगते हैं। फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स प्लस ऑयल सीड्स ये मार्च-अप्रैल में अप्रैल मिड अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड जून-जुलाई तक कंप्लीट हो जाता है। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल भी देखें तो पहले के आता है, फिर आर आता है, फिर जेड आता है। तो के, आर, जेड से याद रख सकते हैं। ठीक है। कुछ ट्रिक्स हैं हमारे खरीफ क्रॉप के जैसे क्रैम्बो जैक्स याद रखना क्रैम्बो जैक्स कितना ईज़ी है। जैक्स मतलब जैगरी जो होता है ना, वो शुगरकेन से बनता है तो क्रैम्बो जैक्स याद रखना खरीफ क्रॉप का। सी से हो जाता है कॉटन, आर से होता है राइस, एम से मेज़, बी से बाजरा एंड ओ से ज्वार। यहाँ पर साउंडिंग हमारा सेम आएगा ज्वार, ओ आ रहा है ना ओ साउंड ज्वार, ओआर, ओआर तो ज्वार होगा। जे फॉर जूट, ए फॉर अरहर दैट इज़ द पल्सेस हमारा है, जी फॉर ग्राउंडनट एंड एस फॉर सोयाबीन। ठीक है? तो ये ट्रिक्स है खरीफ क्रॉप को दैट इज़ अ क्रैम्बो जैक्स। ठीक है? क्रैम्बो जैक्स। अब इसको याद रखना कैसे कि खरीफ क्रॉप हमारा समर सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? समर सीज़न में होता है, गर्मी बहुत रहता है। तो हम लोग क्या होता है जैक से याद रखना दैट इज़ द सुगरकेन जैगरी, जागरी, ठीक है? जैगरी याद रखना। जैगरी का जूस पीते हैं ना, जूस, शुगरकेन का यूज़ करते हैं। जैगरी किससे बनता है? शुगरकेन का हम लोग जूस पीते हैं, ठीक है? जैगरी मीन्स होता है मीठा, ठीक है?
उसका हम लोग जूस पीते हैं, तो ये याद रखना कब पीते हैं, खरीफ सीज़न में पीते हैं, समर सीज़न में पीते हैं। क्रैम्बो हम लोग इतना धूप से परेशान हो जाते हैं कि गर्मी में हम लोग देखो लोट-पोट होते रहते हैं, तो क्रैम्बिंग करते हैं, ठीक है? तो वो होता है क्रैम्बो, ठीक है? याद रखना कॉटन, राइस, मेज़, बाजरा, ज्वार एंड जूट। जैक से हो गया आपको जूट, ए से हो गया अरहर, जी से हो गया ग्राउंडनट एंड एस से सोयाबीन। रबी क्रॉप्स का ईज़ी है, रबी क्रॉप्स का ट्रिक डब्ल्यूपीएल इज़ अ बिग गेम, डब्ल्यूपीएल मीन्स वुमेन प्रीमियर लीग जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं, ठीक है ना? और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी सब को, उनको डब्ल्यूपीएल के बारे में पता ही होगा। सो वुमेन प्रीमियर लीग एक बड़ा गेम बन चुका है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है, ठीक है? तो डब्ल्यू से हो गया व्हीट, पी से हो गया पी, एल से हो गया लेंटिल, लेंटिल को मसूर कहा जाता है एंड बी फॉर बार्ली, जी फॉर हो गया ग्राम एंड एम फॉर मस्टर्ड, ठीक है? तो डब्ल्यूपीएल इज़ अ बिग गेम, समझ में आ रहा है? डब्ल्यू से हो गया व्हीट, पी से फॉर पी, एल से लेंटिल, बी से बार्ली, जी फॉर ग्राम और एम से मस्टर्ड, ठीक है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मिलेट, क्योंकि मिलेट बार-बार हमारा चर्चा में रहता है और ये सुपर फूड कहा जाता है इसको मिलेट के। सुपर फूड भी कहा जाता है। क्यों सुपर फूड? क्योंकि इसमें फुल ऑफ विटामिन, प्रोटीन्स रहते हैं। तो मिलेट सबको याद है कि बाजरा, बाजरा सबको पता रहता है। सो मिलेट बेसिकली 3 इसमें हमारा सीड्स आते हैं, क्रॉप्स आते हैं, जिसमें एक बाजरा होता है, ज्वार होता है एंड रागी होता है। ठीक है? तो बाजरा से आप याद रखो कि बी से हो गया बाजरा, जे से हो गया ज्वार एंड आर से रागी। सो मिलेट जब भी पूछेगा तो आप ऐसे रखना, बाजरा। सो बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी। ये ट्रिक भी बाजरा है एंड बाजरा से आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा बाजरा, ज्वार और रागी। ठीक है? ये देखो ये बाजरा है, ठीक है? ये रागी है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है? वो हमको इम्पोर्टेंट जानना पड़ेगा क्योंकि आपको ये फ्रीक्वेंटली वर्ड आएगा। एनएसए नेट सोन एरिया, जीएसीए, ठीक है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? सो नेट सोन एरिया मीन्स एरिया व्हिच इज अंडर द कल्टीवेशन इन अ पार्टिकुलर ईयर। मीन्स मान लो कि एक ये लैंड है, अगर ये पूरा कल्टीवेशन होता है पार्टिकुलर एरिया में तो ये हमारा नेट सोन एरिया होगा। मीन्स ये मान लो कि 100 एकड़ का लैंड है और ये 10 एकड़ का लैंड जो होता है ना वो हमारा कल्टीवेशन में है। तो नेट सोन एरिया हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। सो जो एरिया हमारा कल्टीवेशन है कोई पार्टिकुलर ईयर में, मान लो 2023 में, अगर ये एरिया हमारा 10 एकड़ हमारा कल्टीवेशन में आता है तो हम लोग नेट सोन एरिया हमारा 10 है। 2024 में अगर ये बढ़ के यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पे आ गया, तो नेट सोन एरिया हमारा 10 प्लस 10 20 हो गया। ठीक है? तो ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है कि टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन वेयर एरिया व्हिच इज सोन मल्टीपल टाइम्स, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मल्टीपल टाइम्स इज ए काउंट फॉर मल्टीपल टाइम्स। ठीक है? यहाँ पे आप ये याद रखो कि मान लो एक ये लैंड है, 10 एकड़ लैंड था नेट सोन एरिया। अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइम्स उगाते मीन्स खरीफ में एक एरिया टाइम उगाते पूरा, ठीक है? फिर रबी क्रॉप पूरा उगाते हैं। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया हमारा 20 हो गया क्योंकि 2-2 बार हम यूज़ कर रहे हैं, खरीफ में और रबी में। और ज़ैद में मान लो हम कुछ नहीं करते, लैंड को हम लोग वैकेंट छोड़ के रखते हैं। सो 2 टाइम्स हम लोग लैंड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो टोटल 2 टाइम्स कितना हो गया? 10 प्लस 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। सो वही है यहाँ पर ये बोल रहा है मल्टीपल टाइम्स अगर यूज़ करोगे लैंड को, तो उसको कलेक्टिव काउंट करेंगे, ठीक है? कलेक्टिव काउंट करेंगे, उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है। यहाँ पे एक वर्ड आता है क्रॉप इंटेंसिटी, तो क्रॉप इंटेंसिटी बेसिकली ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाय नेट सोन एरिया होता है, ठीक है? मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है? ये क्रॉप इंटेंसिटी होता है। आगे हम समझाएँगे क्रॉप इंटेंसिटी कितना है, बिहार का कितना है एंड इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग फैलो लैंड पे। फैलो लैंड मीन्स ऐसा है एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन 1 टू 5 ईयर में नहीं हो कुछ हुआ है कल्टीवेशन मीन्स 1 से 5 साल के बीच में कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैलो लैंड बोलते हैं, ठीक है? फैलो लैंड ईज़ी है। 1 से 5 साल के बीच में कल्टीवेशन नहीं हुआ मीन्स फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड मीन्स नॉट कल्टिवेटेड लास्ट 1 ईयर मीन्स लास्ट 1 साल में कल्टीवेशन वहाँ पे नहीं हुआ है इस लैंड में। कल्चरल वेस्टलैंड मीन्स अगर 5 साल से अधिक अगर कल्टीवेशन नहीं हुआ है तो कल्चरल वेस्टलैंड हो गया। एंड बैरन एंड वेस्टलैंड मीन्स होता है कि लैंड को एक ऐसा लैंड, एक ऐसा भूमि, ठीक है, ज़मीन जिसको हम लोग कल्टीवेशन में नहीं ला सकते विथ अवेलेबल टेक्नोलॉजी मीन्स जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, प्रेज़ेंट है, उसका यूज़ करके अगर कोई भी एक लैंड को हम लोग कल्टीवेबल नहीं बना पा रहे हैं, तो वो बैरन और वेस्टलैंड है। ठीक है? आप इसको एक डायग्राम में याद रख सकते हो। एक 1 और 5 ये 1 है
और ये 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा करंट फैलो लैंड हो जाएगा, ये फैलो लैंड है आपका, ये कल्चरेबल वेस्टलैंड होगा, ठीक है? 5 से अधिक कल्चरेबल वेस्टलैंड, इस दोनों के पीरियड में 1 टू 5 ईयर फैलो लैंड एंड 1 से 1 से लेस देन 1 ईयर में अगर कल्टीवेशन नहीं होता है तो कल्चरेबल फैलो लैंड सॉरी करंट फैलो लैंड। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स एक ऐसा एग्रीकल्चर फार्मिंग मेथड है, जिसमें फॉरेस्ट एरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर्ड किया जाता है। फिर उसमें कुछ कल्टीवेशन किया जाता है मीन्स कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है कुछ ईयर्स के लिए। फिर उस लैंड को छोड़ दिया जाता है ताकि वो नेचुरल रीजनरेट करे। मीन्स नेचुरली वो हमारा न्यूट्रिएंट को गेन करे, फिर से वो हमारा फर्टाइल हो नेचुरली। उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। देखो इस डायग्राम में समझ में आ रहा होगा। ये फॉरेस्ट लैंड है, उसको हम लोग क्या किए बर्न करके हटा दिए, ठीक है? एंड फिर इसपे ग्रो किए क्रॉप को, लगातार ग्रो किए तब तक जब तक सॉइल का फर्टिलिटी खत्म ना हो, फिर इसको हम लोग अबैंडन कर देते हैं मीन्स खाली छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो होता है, सॉइल का फर्टिलिटी फिर बढ़ता है। फिर वहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे इसको कट करके फिर आगे ग्रो करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बर्निंग हो रहा है ना, इसको इसलिए स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है, ठीक है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का बहुत सारा नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नेम है, जैसे झूम कल्टीवेशन कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है? लाइक असम, त्रिपुरा ये सब स्टेट में। ओदू कहा जाता है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में। ओनम कहा जाता है केरल में, लद्दाख कहा जाता है इंडोनेशिया में, मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में, कैनगिन कहा जाता है फिलीपींस में, कोनुको वेनेजुला में एंड चेना चेना दैट इज श्रीलंका में कहा जाता है चेना एंड तोंगियो कहा जाता है म्यांमार में। सो नाम से ही आपको समझ में आ गया तोंगिया तोंगिया यहाँ से आ गया म्यांमार। देखिए म्यांमार में वाई आ रहा है, लास्ट में वाई आ रहा है, तो तोंगिया म्यांमार, ठीक है? ये तो हमारा पता है झूम इजी है, पोदू इजी याद करना है कि ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो पोडू, ठीक है? ओडी से याद रखना ओडिशा, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश यहाँ हो जाएगा। पूनम पूनम तो सबको पता है केरला। लद्दाख सॉरी लद्दाख आप ऐसे याद रखना इंडोनेशिया का है ना, सो लद्दाख, ठीक है? लद्दाख इंडोनेशिया का पार्ट है ये, ठीक है? मिलाप एम से हो गया मैक्सिको, एम से मिलाप हो गया, मिल्पा हो गया मिल्पा एंड केनिंगिन जो फिलीपींस हो गया एंड कोनुको वेनेजुला। सीवी से याद रखो, सीवी सीवी दिया है। अभी वेनेजुला हमारा न्यूज में भी है क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, अमेरिका के द्वारा कैप्चर किया गया। प्रेसिडेंट मोदारो करके थे, ठीक है? निकोलस मोदारो करके थे, ठीक है? इनको अमेरिका कैप्चर किया गया था। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी समझ में आ गया। नाउ कम टू द पॉइंट बिहार। बिहार के पर्सपेक्टिव में आते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी बेसिक थे, वो सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? बेसिक कंप्लीट हो चुका है पूरा अच्छे से एंड बिहार आपके रिस्पेक्टिव में देखते हैं। बिहार का ये रिसेंट डेटा है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही एकदम फाइन वे में पीडीएफ बनाया गया है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बिहार में कितना है? 82.07 लाख हेक्टेयर है, जो 87.6 परसेंट ऑफ स्टेट्स का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आता है, ठीक है? ये हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 4.7% से इम्प्रूव हुआ है, पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। मीन्स मान लो कि पिछले साल अगर 100 एकड़ लैंड था, तो अभी 104.7 एकड़ लैंड हमारा बढ़ा है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मीन्स मल्टीपल टाइम हम क्रॉप्स को कितना ग्रो करवाते हैं, ठीक है ना? आपको समझाए थे कि मान लो कि 10 एकड़ एक लैंड है, खरीफ इसमें ग्रो करवाएँ एंड रबी क्रॉप ग्रो करवाएँ। तो टोटल जीसीए हमारा हो गया क्योंकि वो 2 बार हम लोग लैंड को यूज़ किए हैं, तो 20 हो गया। लेकिन एनसीए नेट सोन एरिया हमारा 10 ही है, क्योंकि टोटल नेट सोन एरिया रिप्रेजेंट करता है कि लैंड कितना है एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया रिप्रेजेंट करता है कि उस लैंड को हम लोग कितने बार यूज़ किए हैं, ठीक है? तो ये डायग्राम है, बार ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन है। देखो इस तरह रिप्रेजेंटेशन आपको मेंस में भी करना रहता है। नेट सोन एरिया हमारा 54.12 लाख हेक्टेयर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये एक नंबर याद ही करना होगा, ठीक है? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको मेमोराइज़ करना होगा, बस पैरोट जो होता है ना वे में करना होगा, रोट मेमोराइज़िंग करना होगा। 57.82 परसेंटेज है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया का, सॉरी, और इंक्रीज़ बाय 1.8% सॉरी, ये 1.8% से हमारा ग्रॉ नेट सोन एरिया इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है?
1.8% से हमारा नेट ज़ोन एरिया इंक्रीज़ किया है। अब इसको 2-3 बार पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? जैसे जीसीए कितना था 85 लाख था एंड एनएसए एप्रॉक्स याद रखो एनएसए हमारा है 54.12 लाख। कितना परसेंट से जीए से बढ़ा था 4.7 और एनएसए हमारा कितना परसेंट से बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले 1.8%, ठीक है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी मीन्स 1.52 है। व्हाट डज़ इट मीन्स 1.52 क्या होता है? मीन्स लैंड को हम लोग डेट टाइम्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि एक लैंड है 10 एकड़ ऑफ लैंड, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा खरीफ सीज़न इसको ग्रो करिए एंड रबी का, ठीक है? रबी सीज़न हम पूरा कंप्लीटली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, 52% ऑफ रबी सीज़न हम इसको ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? मीन्स मल्टीपल क्रॉपिंग को ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है, मोर मल्टीपल क्रॉपिंग है। पिछले साल के मुकाबले हमारा बढ़ा है, पिछले साल हमारा 1.47 था एंड 5 हमारा ये इंक्रीमेंट हुआ है 1.52 हो चुका है। ठीक है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब डेटा डायरेक्ट क्वेश्चन में आएँगे, ठीक है? तो ये सब डेटा को अच्छे से याद करना है, आएगा आपके क्वेश्चन में आएँगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी नाउ ग्रॉस इरिगेटेड एरिया मीन्स इरिगेशन हमारा कितना हो रहा है जीआईए 67.33 लाख हेक्टेयर समझ रहे हो यानी कि 85.07 हमारा लाख हेक्टेयर जीएसए है जीसीए है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया तो इसमें इरिगेशन हमारा इतना लैंड पे हो रहा है मीन्स हम लोग क्या है दैट इज अ वाटर डिपेंडेंट है हम लोग इरिगेशन पे डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है अगर इरेटिक रेनफॉल पैटर्न होता है मॉनसून में कुछ डिस्टरबेंस होती है डिले मॉनसून होता है तो हमारा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम हमारा कोलैप्स कर सकता है। क्रॉपिंग सिस्टम में डिले हो सकता है, प्रोडक्टिविटी घट सकता है, प्रोडक्शन घट सकते हैं, ठीक है? तो ये रिप्रेज़ेंट ये कर रहा है कि हमारा इतना लाख हेक्टेयर तक हम लोग इरिगेशन पहुँचा चुके हैं, उसी चीज़ को, ठीक है? उस चीज़ को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कि एग्रीकल्चर कोलैप्स ना हो, इरिगेशन फैसिलिटी हम लोग 67.33 लाख हेक्टेयर तक हम लोग पहुँच जाएँ, ठीक है? Agriculture, Forestry and Fishing contribute in GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग जो होता है ना, वो 23.1% तक कंट्रीब्यूट करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 23.1% तक कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें क्रॉप कल्टीवेशन से हमारा 11.5% आते हैं एंड लाइफ स्टॉक से हमारा आता है 8.1% एंड अदर से हमारा जो रिमेनिंग बचा है, ठीक है? क्रॉप से हमारा कितना आता है, दैट इज़ द 11.5 परसेंटेज है, लाइफ स्टॉक से हमारा 8.1% है, ठीक है? ये। अब यहाँ पे समझना है कि फार्मर कितने कैटेगराइज़ होते हैं। एक मार्जिनल फार्मर होते हैं जिसका लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है। स्मॉल फार्मर होते हैं 1 से 2 हेक्टेयर लैंड होता है एंड लार्ज फार्मर होते हैं जो मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड है। सो मार्जिनल फार्मर हमारे बिहार में कितना शेयर लैंड है? 91% हमारा जो होता है ना शेयर्स जो होता है हमारा जीएसबीए में मार्जिनल फार्मर का होता है। ठीक है? 5.7% हमारा स्मॉल फार्मर फार्मर, लार्ज फार्मर में हमारा 3.3% है। शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में हमारा कितना है मार्जिनल फार्मर 57.7% है, स्मॉल फार्मर 18.2% है एंड 24.1% लार्ज फार्मर। इससे क्या रिप्रेजेंट मिल रहा है? इससे रिप्रेजेंट मिल रहा है कि हमारा इनइक्वालिटीज़ इन लैंड में ना वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है? देखो लार्ज फार्मर ज़्यादा नहीं है मीन्स हमारा इनइक्वालिटी गैप है ना, वो इक्वालिटी गैप वो कम हो रही है, ठीक है? इनइक्वालिटीज़ गैप वो कम हो रही है। ठीक है? कुछ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हम लोग डेटा देख लेते हैं। दैट इज़ द 230 लाख टन्स हमारा हॉर्टिकल्चर हमारा कल्टीवेशन हुआ है, ठीक है? जिसमें अर्लियर 206 लाख ठीक है ना? लाख टन्स हमारा 2019 में हुआ था मीन्स इंक्रीमेंट हुआ है अराउंड 24 लाख टन्स का इंक्रीमेंट हुआ है। नेशनल मखाना बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल मखाना बोर्ड हमारा पूर्णिया, बिहार में बन रहा है, ठीक है? याद रखना अंडर फ्रूट डेवलपमेंट स्कीम के तहत हमारा 50% सब्सिडीज़ दिया जा रहा है। फ्रूट, मैंगो, बनाना एंड ड्रैगन फ्रूट डेवलपमेंट स्कीम के तहत 50% सब्सिडीज़ दिया जा रहा है। ये सब आपको डेटा इसलिए याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ देते हैं एंड 71st का हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप देखना लास्ट के जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी थे ना, वो स्टेटमेंट वाइज़ थे, जिसमें डेटा बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता था। ठीक है? इसलिए आपको ये डेटा के साथ याद करना पड़ेगा। कोकोनट प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो 38 डिस्ट्रिक्ट में हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है 2024 तक और उसको बढ़ा दिया गया है 2025 और 2026 में एक्सटेंड कर चुका है। ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर स्कीम के तहत अगर देखा जाए
तो हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक लैंड में मोर देन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हमारा हो, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके, सॉइल को मॉइस्चर को मेंटेन किया जा सके, न्यूट्रिएंट को मेंटेन किया जा सके। तो ये स्कीम के तहत हम लोग 17 वाटर स्कर्स डिस्ट्रिक्ट है ना, साउथ बिहार को, उसको 50% हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट किया जा सके। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम देखा गया। हॉर्टिकल्चर में हम लोग कलेक्टिवाइजेशन एंड कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है ना, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्लस्टर बेस्ड स्कीम है किसके लिए, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, टोमेटो के लिए क्लस्टर बेस्ड स्कीम है, चिली के लिए, जिंजर के लिए एंड गार्लिक के लिए, ठीक है? और ये जितने भी बेसिक हमारे इंग्रीडिएंट है, स्पाइसेस में काम आते हैं, ठीक है? फॉर किचन्स के लिए, ठीक है? किचन के लिए। सो टमाटर सबको ज़रूरत है, टमाटर, गार्लिक, जिंजर एंड चिली, ठीक है? जीजी, टीसी याद रखना, टीसी, जी और जी। तो ये याद रखना, गौतम गंभीर है ना, टोटल कैप्टेंसी किया, बहुत अच्छा कैप्टेंसी है हमारा। सो टोटल कंट्रोल जो है, ऐसे याद रखो, टोटल कंट्रोल, ठीक है? इंडियन टीम का भी किसके पास है? गौतम गंभीर के पास है। तो ऐसे याद रखना, ठीक है? सो टोटल कंट्रोल हमारा इंडियन क्रिकेट टीम की किसके पास है? गौतम गंभीर के पास है। तो यहाँ पे रखना क्लस्टर बेस्ड स्कीम हमारे टोमेटो, ठीक है? गार्लिक, जिंजर और चिली में। अंडर द वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम 75% हमारा सब्सिडी दिया जा रहा है। वेजिटेबल्स को एंड खरीफ ओनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ ओनियन को दिया जा रहा है। एंड माइक्रो इरिगेशन देखा जाए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 80% हम लोग सब्सिडी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को दे रहे हैं एंड 70% हम अदर्स फार्मर को देंगे, ठीक है? जीआई टैग में देखा जाए, माघी पान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार चर्चा हो रहा था माघी पान का। माघी पान में पान डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें हम लोग नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली, ये सब एरिया डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पान डेवलपमेंट स्कीम करेंगे और माघी पान को बढ़ावा देंगे। माघी लैंग्वेज इसी सब डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज है, ठीक है? मशरूम में हमारा ये रैंक गलत है। मशरूम में हम लोग फर्स्ट रैंक है, ठीक है? पूरे इंडिया में मशरूम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बिहार में। 90% गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है मशरूम किट के लिए एंड 50% सब्सिडीज़ उसके यूनिट को प्रिपरेशन के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो भी है, उसको उसको इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए 50% सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है। तो हमारा मशरूम में कितना रैंक है? फर्स्ट रैंक है, ठीक है? बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन में रैंक हमारा 4 है। 90% सब्सिडीज़ दिया जा रहा है एससी एंड एसटी हमारे फार्मर को। 75% सब्सिडीज़ उनके इक्विपमेंट पे दिया जा रहा है, लाइक बी बॉक्स हो गया, हाइव्स हो गया, एक्सट्रैक्टर हो गया, कंटेनर्स हो गया, इस पे 75% हमारा सब्सिडीज़ दिया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा खोला जा रहा है देसारी वैशाली में एंड चांदी नालंदा में, 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारा खोला जा रहा है। ठीक है। एमएसपी का बात करें तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 क्रॉप्स में है, ठीक है? एंड 14 हमारा खरीफ क्रॉप्स को मिलता है, 2 रबी क्रॉप्स को मिलता है एंड कमर्शियल क्रॉप्स हमारा 2 है। क्योंकि 2 है, मिनिमम है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 2 कमर्शियल क्रॉप है? तो वो एक कोपरा जिसको कोकोनट भी कहा जाता है एंड जूट बिहार का रैंक हमारा प्रोडक्शन में, जूट प्रोडक्शन में हमारा 2 है। देखो ये सब हम इसलिए फीलर से ही, ठीक है? ये सब फीलर्स इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ना, कि अगर स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये डेटा पता है, थोड़ा-सा भी इसको पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस फिक्स्ड किया जाता है फार्मर्स को, ताकि मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना, उसका रिस्क हमारा फार्मर पे कम हो। फार्मर हमारा प्री डिटरमाइंड रेट पे, ठीक है ना, वो सामान बेच सकती है। सपोज़ अगर गेहूँ का प्री डिटरमाइंड रेट, व्हीट का अगर प्री डिटरमाइंड रेट हमारा 10 है, ठीक है? और मार्केट फ्लक्चुएशन हो गया और एक्चुअल मार्केट में एट द टाइम जब वो बेच रही है, तो वो हमारा 8 हो गया, तो फार्मर यहाँ पे लॉस कर देंगे, नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट हमारा 10 दिया है और गवर्नमेंट इसको 10 पे ही खरीदेगी, ठीक है? फार्मर को लूज़ भी ना हो, ठीक है? लॉसेस भी ना हो, ठीक है? ये है मार्केट में, ठीक है? इस टाइप का एमएसपी होता है। सो अब यहाँ पे आ गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये खरीफ में हमारा 2% का सब्सिडीज़ मिलता है, रबी में हमारा प्रीमियम 1.5% का मिलता है एंड कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए प्रीमियम 5% मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम पल्स हमारा बिहार में कौन-सा पल्सेस को ग्रो किया जाता है।
तो उसमें सबसे ज़्यादा लेंटिल को ग्रो किया जाता है, मसूर को, फिर ग्राम मीन्स चना। ये चना है, ये चना है, ठीक है? ये चना है एंड ये मसूर, मसूर ये 2 क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है बिहार में, ठीक है? तो दैट्स इट जितना भी हम एक्स्ट्रा जो भी चीज़ था, वो सब हम कंप्लीट करवा चुके हैं। उसके बाद हमारा जो सोर्सेज़ होगा ना, वो हम लोग लेंगे एडिटोरिया का, ठीक है? एडिटोरिया का बुक जो आता है तथ्य संग्रह, उसके बेसिस पे हम लोग फॉलो करेंगे। ये सब एक्स्ट्रा है जो एडिटोरिया में आपको ना के बराबर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको ये सब डेटा, ठीक है? 1 मिनट एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो बिहार हमारा क्या है, एक एग्रीकल्चर 97 6% हमारा प्लेन एरिया है, लैंड एरिया, जो ये सब फर्टाइल एलिवल्स वाला है, बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है, ये सब हम पहले करवा चुके हैं। टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया हमारा कितना है? 82.07 है, नेट सोन एरिया 54.12 लाख हेक्टेयर है, इरिगेटेड एरिया हमारा 67.33 है, एंड क्रॉप इंटेंसिटी 1.52 यानी कि 152% है। ठीक है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज़ हमारा कितना आता है? 22% हमारा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, देखो रिसेंट डेटा है इकोनॉमिक सर्वे 25-26, हमारा ईयर 2024 में मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप्स अगर बिहार में रहा है वो राइस रहा है। राइस, ये क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कौन-सा क्रॉप रहा है बिहार में? राइस। इवन बीपीएससी एडीओ में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये पूछा गया है क्वेश्चन कि आपको राइस दिया था, व्हीट दिया था एंड मेज़ दिया था। फिर मेज़, व्हीट, राइस, फिर व्हीट, राइस, मेज़ ऐसे करके दिया था एंड बोला गया था इसको अरेंज करने के लिए कौन सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा राइस हो रहा है, फिर आता है सेकंड में मेजर क्रॉप है व्हीट, फिर थर्ड में आता है मेज़। फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा 247.82 लाख टन है, ठीक है? अराउंड 2024-2025 के डेटा के अनुसार सर बहुत इम्पोर्टेंट है ये डेटा, ठीक है? 2024-2025 कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर राइस का प्रोडक्शन हमारा 4.3% से बढ़ा है, ठीक है? व्हीट का प्रोडक्शन हमारा 7.1% से बढ़ा है एंड मेज़ का प्रोडक्शन हमारा 12.6% से बढ़ा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर राइस, व्हीट और मेज़ हमारे यहाँ पे सब इंक्रीज़ कर रहे हैं। राइस बढ़ा है 4.3 से, व्हीट उससे ज़्यादा बढ़ गया एंड मेज़ उससे ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है? इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा राइस ये काउंटेड कितना कर रहा है टोटल क्रॉप्स में? राइस का टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा क्रॉप्स में 40.71% है। व्हीट का 32.1% है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेज़ का 27.1% है, टोटल ग्रेन प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली में। ठीक है? तो देखो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हमारा सबसे ज़्यादा किसका हो हुआ है? मेज़ का हुआ है, फिर व्हीट का हुआ है, फिर राइस का हुआ है, इंक्रीमेंट। ठीक है? लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन हमारा सबसे ज़्यादा हो रहा है राइस का, व्हीट का और मेज़ का। ठीक है? ऐसे याद रखो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मार्क कर लो क्वेश्चन आएगा ही। राइस हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन राइस का कौन है? रोहतास है। व्हीट में कौन है? रोहतास है। मेज़ में कौन है? पूर्णिया है एंड पल्सेस में कौन है? पटना है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी रोहतास है, ठीक है? व्हीट में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी बेगूसराय का, मेज़ में अररिया का है, पल्सेस में पटना का है एंड लोएस्ट प्रोडक्टिविटी मुज़फ्फरपुर, औरंगाबाद, सारण। आप ऐसे ही याद रख लो, देखो राइस और व्हीट का तो रोहतास ही हो, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन राइस एंड व्हीट रोहतास, मेज़ का पूर्णिया आ जाता है, पी से पल्सेस याद रखो, पी से पटना याद रखो एंड ये प्रोडक्टिविटी में भी हमारा पटना ही है। राइस के प्रोडक्शन में भी रोहतास है, प्रोडक्टिविटी में भी रोहतास ही है, ठीक है? व्हीट के प्रोडक्शन में रोहतास है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय है, ठीक है? तो ऐसे याद रखना आरबी, बेगूसराय, ठीक है? डब्ल्यूबी होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? राइस होता है, ठीक है? वेस्ट बंगाल से याद रखो, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? राइस, ठीक है? राइस होता है, ठीक है? तो राइस आर से रोहतास रख लेना और बी से हमारा दैट इज़ द बेगूसराय एंड डब्ल्यू से हमारा वेट, ठीक है? प्रोडक्शन में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है? लेकिन इसको आप 2-3 बार रीड करोगे तो ईज़िली आपको समझ में आएगा। अब गेस स्मार्टली कैलकुलेटिव गेस भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर डेटा एक बार पढ़े रहेंगे तो। फिर क्रॉप एरिया अगर देखा जाए बिहार में शुगरकेन हमारा 2.6% क्रॉप एरियाज़ को कवर करता है। फाइबर क्रॉप्स 0.8% बहुत कम है। ऑयल सीड्स 1.4% ओनली, पल्सेस 6% है। सीरियल क्रॉप्स सबसे ज़्यादा कवर करती है 89.2% और उसमें भी 99% हमारे सीरियल क्रॉप्स में 3 ही होती है दैट इज़ राइस,
व्हीट और मेज़, ये सिस्टम सबसे ज़्यादा बिहार में फ़ेमस है, ठीक है? वेजिटेबल में देखा जाए तो पोटैटो में पटना है, ओनियन में नालंदा, एगप्लांट में नालंदा एंड कॉलीफ्लावर में नालंदा, सब में नालंदा है। पोटैटो याद रखो बस पटना, और ओनियन, एग एंड कॉलीफ्लावर में सब में नालंदा है, ठीक है? कुछ हमारा न्यू एफर्ट हुआ है बिहार फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बिहार में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में। जैसे टी डेवलपमेंट स्कीम किशनगंज में, क्योंकि क्यों किशनगंज में भाई? बिकॉज़ किशनगंज इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे टी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? इसलिए। हमारा ये आदर्श बागवानी केंद्र बना है पान के लिए, विदुपुर वैशाली में पान का खेती ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ बना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अ टी डेवलपमेंट स्कीम हमारा किशनगंज में हुआ है। अभी जस्ट आपको पढ़ाएँ, दैट इज़ द नेशनल मखाना बोर्ड कहाँ बना है? कमेंट करना। लॉन्च ऑफ पराग जो होता है ना, हनी हनी प्रोडक्शन के लिए ये पराग लॉन्च किया गया स्कीम, एंड मखाना बोर्ड हमारा एस्टेब्लिश किया जाएगा प्रोडक्शन फॉर मखाना प्रोडक्शन के लिए। हाईएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी आपको रोहतास का है 1.9 एंड शिवहर एंड सीतामढ़ी का लोएस्ट है 1.8। ओवरऑल अगर देखा जाए, सॉरी, ये हाईएस्ट हमारा रोहतास का है, उसके बाद शिवहर एंड सीतामढ़ी का है। क्रॉप इंटेंसिटी बिहार का 1.52% है। तो रोहतास एंड शिवहर एंड सीतामढ़ी परफॉर्मिंग वेल, अच्छा काम कर रहे हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी हमारा मुंगेर का, दैट इज जस्ट 1.1% ही है। बिहार लीडिंग स्टेट है हमारा मखाना प्रोडक्शन में, रैंक 1 है बिहार में। 58.8 थाउज़ेंड टन्स ऑफ मखाना प्रोडक्शन हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है डेटा, मखाना हमारा लीडिंग है और 85% हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है मखाना का। ये डेटा इम्पोर्टेंट है और ये डेटा इम्पोर्टेंट है मखाना के लिए। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के तहत ऑर्गेनिक बेल्ट को हम लोग जैविक कॉरिडोर भी कहते हैं, ठीक है? कॉरिडोर भी कहा जाता है, जैविक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। 13 डिस्ट्रिक्ट आपको ईज़िली याद हो जाएगा, क्योंकि ये जैविक कॉरिडोर कहाँ बनेंगे, ठीक है? ये जितने भी हमारा गंगा के डिस्ट्रिक्ट है ना, 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंगा, ठीक है ना? वो गंगा कनेक्टेड जितने भी 12 डिस्ट्रिक्ट है वो सभी, और एक एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट आता है, दैट इज़ नालंदा। ये आपको गंगा से कनेक्टेड नहीं है, अदरवाइज़ जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना वो सब गंगा से कनेक्टेड है। तो गंगा बेल्ट के पास आपको 12 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जैविक कॉरिडोर बनेगा, और एक्स्ट्रा में आपको नालंदा। ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको इसमें स्टेटमेंट वाइज़ भी दे सकता है कि जो होता है जैविक कॉरिडोर्स आर क्रिएटेड अलोंग द गंगा बेल्ट प्लस नालंदा गंगा बेल्ट डिस्ट्रिक्ट ओनली, या गंगा बेल्ट डिस्ट्रिक्ट एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? ऐसे करके आपको दे सकता है। तो आपको गंगा बेल्ट एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट में लगाना है। बिहार का रैंक फर्स्ट है लीची प्रोडक्शन में, ऑफ कोर्स लीची में हम लोग फर्स्ट हैं। लीची की फेमस कौन है? मुज़फ्फरपुर। टोटल प्रोडक्शन हमारा 348.3 थाउज़ेंड टन्स हुआ है। हाईएस्ट कंजम्पशन एनपीके, एनपी का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हमारा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है? यूरिया हमारा इतना लाख टन हमारा यूरिया हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र बिहार में यूटिलाइज़ हुआ है। ये सब डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू मेमोराइज़ इट, ठीक है? ये आपको मेम मेम याद करना पड़ेगा। मेमोराइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है ये सब। अब यहाँ पर देखो कि 3 डिस्ट्रिक्ट है, मैक्सिमम बनाना प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? मधुबनी। हाज़ीपुर का बनाना फ़ेमस है, लेकिन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है? मधुबनी, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होना, हाज़ीपुर दे दिया जाएगा आपको कन्फ्यूज़न के लिए, लेकिन नहीं, बनाना कौन सबसे ज़्यादा करता है? बनाना है ना, कुछ बनाना है, तो क्या बनाना है? मधुबनी पेंटिंग बनाना है, ठीक है? हम लोग क्या बना रहे हैं? मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं, तो बनाना हमारा मधुबनी पेंटिंग से है। गुआवा भी हमारा रोहतास से, रोहतास में हमारा राइस एंड व्हीट रोहतास में सबसे ज़्यादा हुआ था। लीची मुज़फ्फरपुर में, लीची सब फ़ेमस, लीची मुज़फ्फरपुर के लिए फ़ेमस है, एंड मैंगो के लिए हम लोग दरभंगा सबसे हाईएस्ट है। दरभंगा हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है मैंगो का। लीची हमारा मधुबनी मुज़फ्फरपुर हो जाएगा, गुआवा रोहतास हो जाएँगे, एंड बनाना हमारा मधुबनी का है। ठीक है? ये कुछ कृषि कर्मण अवार्ड है, ठीक है? कृषि कर्मण अवार्ड आपको ये क्वेश्चन पूछेगा इन द फॉर्म ऑफ मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे राइस को कब मिला था? 11-12 में मिला था। व्हीट को कब मिला था? 12-13 में मिला था। फिर 1 साल का गैप हुआ, फिर 15-16, 16-17, 17-18, ठीक है? तो ऐसे याद रखो, 11, 12, 13, 14 नहीं, आगे 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18। तो ये सबसे पहले हमको किसको मिला? राइस के लिए। इसमें मिला व्हीट, ठीक है? देखो, फिर 15-16 में मिला हमारा मेज़, फिर 16-17 में मिला मेज़, फिर व्हीट, 17-18 में फिर व्हीट मिला, ठीक है? तो आर से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू पे खत्म होता है, बीच में जो मेज़ होता है ना वो कंटीन्यूअस बनाते हैं। तो राइस, व्हीट, मेज़, व्हीट, ऐसे याद रखना, ठीक है? अभी तक हमारा
3 एग्रीकल्चर रोड मैप आ चुके हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप 2008 से 12 हुआ था। दैट इज़ अ 4 ईयर एग्रीकल्चर रोड मैप थे। सेकंड हमारा एग्रीकल्चर रोड मैप 5 ईयर थे, दैट इज़ 12 से 17। व्हाई 4 ईयर? क्यों 4 ईयर क्यों था? क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट थे। तो 4 साल हमारा सिर्फ़ ये टेस्टिंग बेस्ड पे थे। थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप 17 से 22 हुआ। 17 से 22 थे 5 साल के लिए अगेन। इसको एक्सटेंड किया जा गया था 1 साल के लिए 2023 के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें कोरोना उस समय सीज़न था, कोविड सीज़न की वजह से हमारा इसको एक्सटेंड किया गया था। एंड राइट नाउ फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है, ठीक है? फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप हमारा स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट की है, ठीक है ना? फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप स्टेट गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2023 से लेके 5 साल जोड़ दो, दैट इज़ 31 मार्च ऑफ 2028 तक आया। एंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है? स्टार्ट लॉन्च किया था 18 अक्टूबर 2023 को। इम्पोर्टेंट है ये। टोटल 12 डिपार्टमेंट हमारा बिहार का इसमें इंक्लूड किया गया है इन दिस रोड मैप के तहत, ठीक है? इस रोड मैप का मेन मकसद है कि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना है, हमारा मैकेनाइज़ेशन इम्प्रूव करना है, ठीक है? मशरूम्स प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इम्पोर्टेंट हमारा डेवलपमेंट है, डिजिटल इंक्लूजन करना है, ठीक है? ये सब इम्प्रूव करना है हमारा फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, ठीक है? ये कुछ हमारा मधुबनी पेंटिंग है, दैट इज़ द जीआई टैग मिला है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या याद रखना है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी याद रखो मुज़फ्फरपुर से है, सीकी ग्रासनी याद रखना है, सिलाऊ खाजा याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है बस। ज़रदालू ये रख लो, इम्पोर्टेंट है भागलपुर से, कतरनी भागलपुर से, माघी पान इस बार इम्पोर्टेंट है इसलिए। शाही लीची मुज़फ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा एंड मरचा धान दैट इज़ अ वेस्ट चंपारण, ये इम्पोर्टेंट है। इतना याद रखो, ठीक है? स्पेशली एग्रीकल्चर का अच्छे से याद रखना कि ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं इरिगेशन में। हम लोग देखे थे ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हमारा कितना था, दैट इज़ हमारा 67 लाख 67.33 लाख हेक्टेयर हमारा ग्रॉस इरिगेशन कर चुके हैं, जो हमारा पिछले साल के मुकाबले, ठीक है, 2023 से 2024 के बीच में हमारा 7.4% से इंक्रीमेंट हुआ है। मीन्स इरिगेशन हम लोग इतना परसेंटेज लैंड में इम्प्रूव किए। मीन्स पहले हमारा अगर 100 एकड़ लैंड में जाता था, अब 107.4 एकड़ लैंड में जा रहा है, ठीक है, इरिगेशन वाटर। ठीक है? मोस्ट इरिगेटेड हमारा रोहतास है, साउथ बिहार, क्योंकि वहाँ पर हमारा बारिश नहीं होता है, मानसून अच्छे से नहीं आता है, ड्राउट कंडीशन में रहते हैं साउथ बिहार, इसलिए इरिगेशन भी वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इरिगेशन मीन्स क्या होता है? इरिगेशन मीन्स आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक है? थ्रू कैनाल के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए, हमारा पॉन्ड्स के ज़रिए, अगर एप्लीकेशन वाटर का आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हैं ना, उसको इरिगेशन कहते हैं। सो रोहतास का सबसे ज़्यादा ग्रॉस एरिया इरिगेशन है, सबसे लीस्ट है दैट इज़ द सेवर, हमारा ये नॉर्थ बिहार में आ जाएगा। ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारा इरिगेशन में कवर करती है, दैट इज़ 65.31 परसेंटेज। फिर आते हैं कैनाल 29.49 परसेंटेज, फिर आती है पॉन्ड्स, पॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा दरभंगा करती है। एंड फिर अदर दैट इज़ हमारा स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ज़रिए हो गया, कोई नाला की वजह से हो गया, कोई डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन 3.24 परसेंटेज। सो ये 3 हमको इस सीरीज़ में याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल होता है, फिर होता है सी होता है, फिर होता है पी। सिर्फ टीसीपी होता है ना, टीसीपी, इसी तरह याद रखना, टीसीपी, ठीक है? ऐसे। अगर इरिगेशन में हम देखें, यहाँ पे कुछ डेटा है, दैट इज़ इरिगेशन में सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रही है। तो 2729.83 करोड़ खर्चा किए। जो 63.1% से ज़्यादा है, 2023 से 63% ज़्यादा सरकार खर्चा कर रही है इरिगेशन में। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का 74.3% हमारा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इरिगेशन में। मीन्स सोच लो, इरिगेशन हमारा डिपेंडेंट स्टेट है। अगर इरिगेशन में थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम आया तो हमारा एग्रीकल्चर कोलैप्स कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेल, बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट इस फील्ड में। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इरिगेशन, अगर ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स होता है तो वो पूर्णिया होता है। कैनाल सबसे ज़्यादा हमारा रोहतास से होता है। रोहतास में कौन-सा कैनाल आ सकते हैं? वहाँ पे सोन नदी बहती है, तो ईस्टर्न या वेस्टर्न ज़ोन्स ये आपको बताना है। वेस्ट सोन कैनाल से आएगा या ईस्ट सोन कैनाल बेनिफिट करेगा रोहतास को? पॉन्ट दरभंगा को कहा जाता है, दरभंगा पॉन्ट, सिटी ऑफ पॉन्ट भी कहा जाता है दरभंगा को, ठीक है? पॉन्ट से सबसे ज़्यादा अगर इरिगेशन हो रहा है तो वो दरभंगा को हो रहा है, कैनाल से सबसे ज़्यादा हो रहा है तो वो रोहतास को हो रहा है, एंड ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा हो रहा है तो पूर्णिया को। नाउ एनिमल हस्बेंड्री पे आते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हमारा मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एंड इनकम है बिहार के लिए, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के तहत अगर देखा जाए, तो लाइव स्टॉक मीन्स दैट इज़ अ कैटल हमारा इतना हमारा हो चुका है, ठीक है? ये डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन हमारा इम्पोर्टेंट ये डेटा है कि मिल्क प्रोडक्शन हमारा इतना हुआ है,
ये दैट इज़ 128.53 लाख टन 2023-24 में, अब 134 लाख टन हो चुका है। मीन्स ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कितना परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, 4.2% से इंक्रीमेंट हुआ है। एक प्रोडक्शन कितना परसेंट से इंक्रीमेंट हुआ है, हमारा एक प्रोडक्शन 10% से इम्प्रूवमेंट हुआ है, देखो 10% से इंक्रीज़ हुआ है। एंड फिश प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है, दैट इज़ अराउंड 9.9% से हमारा फिश प्रोडक्शन इंक्रीमेंट हुआ है। पहले 8.73 लाख टन था, अब हम लोग 9.6 लाख टन से हैं। और फिक्स प्रोडक्शन में फिर हम लोग कौन से नंबर पे वन फर्स्ट रैंक 4 है हमारा इनलैंड फिश प्रोडक्शन में, ठीक है? तो मीट प्रोडक्शन हमारा इतना हुआ है, वूल प्रोडक्शन 3.96 हुआ है लाख टन। वूल प्रोडक्शन में हमारा दिस ईयर हमारा दैट इज़ द 24-25 में हमारा 1.8 लाख टन हुआ है। ये नंबर ऑफ लाइव स्टॉक कितना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में हमारा हॉर्टिकल्चर बिहार में हमारा 230 लाख टन ये ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। सो ओवरऑल जितना भी हमारा ये तथ्य संग्रह बिहार का एडिटोरियल कहा था वो कवर करवा प्लस हम अपना बेसिक एग्रीकल्चर करवा चुके हैं। एक और पार्ट रह गया है दैट इज़ इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं 71st बीपीएससी मेंस में। ये स्कीम से रिलेटेड वो कवर करना है, ठीक है? ये लास्ट हमारा रह गया एग्रीकल्चर का टॉपिक, ठीक है? सो टोटल फिश प्रोडक्शन अगर देखा जाए हमारा 960 वेट अ मिनट दैट इज़ 960,000 मिलियन टन्स मेट्रिक टन्स हुआ है, ठीक है? 4th प्रोडक्शन फॉर रैंक 4th हमारा फिश प्रोडक्शन में। केसीसी क्रेडिट हमारा टोटल इतना करोड़ डिवर्स किया गया है, डिसबर्स्ड किया गया है, फार्मर को दिया गया है। एंड हमारा पावर शेयर अगर देखा जाए एग्रीकल्चर में 14.9% पावर शेयर है। ठीक है। स्कीम क्या है मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का स्कीम है दैट इज़ द समग्र गौ विकास योजना। गौ मीन्स दैट इज़ द काऊ। काऊ विकास योजना के तहत हमारा गवर्नमेंट ने 75% सब्सिडीज़ दे रही है एससी, एसटी और ईबीसी को एंड 50% सब्सिडीज़ अदर कैटेगरीज़ को दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा। ठीक है। एंड देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत हमारा कुछ ब्रीडिंग को फ़ोकस किया जा रहा है, कैटल ब्रीड को ना इम्प्रूवमेंट किया जाएगा ताकि हमारा प्रोडक्शन जो था ना मिल्क का बढ़ सके। कौन से ब्रीड को फ़ोकस किया जा रहा है? साहीवाल, गिर एंड थारपारकर, ठीक है? थारपारकर जो होता है ना ये सबको इम्प्रूव किया जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? साहीवाल, ठीक है ना? गिर एंड पारकर। सो ये रिसेंटली आप ये वर्ड न्यूज़ में सुने हैं, तो ये क्या है? तो ऑप्शन में रहेगा ये ब्रीड ऑफ अ कैटल ब्रीड, ठीक है? या लायन, ठीक है? ये इंसेक्ट है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कैटल ब्रीड है ये सब। तो ये 2 हमारा स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा करने के लिए। फिर सेकंड आते हैं फिशरी सेक्टर में क्या गवर्नमेंट कर रही है? ये फिशरी सेक्टर हमारा 960,000 टन फिश प्रोडक्शन की है गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट 2025 में और 4 रैंक है इनलैंड फिश प्रोडक्शन में। दैट इज़ अ फ्रेश वाटर हमारा फिश प्रोडक्शन में रैंक 4 है। मुख्यमंत्री सोमकती चौड़ विकास योजना, चौड़ क्या है? आपको हम बिहार ज्योग्राफी वाले लेक्चर में इसको अच्छे से समझाएँ, वहाँ जाके आप देख लेना एक बार, ठीक है? 500 लाख हेक्टेयर को इम्प्रूवमेंट करेगी चौड़ में, इतना खर्चा कर रही है। बस ये देख लो चौड़। वाटर लॉग कंडीशन होता है जब बाढ़ में ड्यूरिंग द ठीक है ना फ्लड वहाँ पर वाटर जो होता है ना लो लैंड एरिया में इकट्ठा हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो वहाँ पे आपको फिश का प्रोडक्शन इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट पॉन्ड को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि हमारा फिश प्रोडक्शन इम्प्रूव हो और ये 7 निश्चय 2 के तहत इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। ठीक है? जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत हम लोग केज और पेन कल्चर टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है? जिसमें 70% फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देगी, इन सब्सिडीज़ देगी, इस योजना के तहत। इसको फिश फार्मर को। तालाब, तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना। विशेष सहायता किसको विशेष देना है? दैट इज़ हमारा कुछ डेज़िग्नेटेड पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ स्पेशल कैटेगरी को लाइक ईबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी फिश फार्मर को दिया जाएगा। 70% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दिया जाएगा। बस एक बार आप रीड कर लेना ये सब स्कीम, ठीक है? रिवर रेंजिंग प्रोग्राम ये हमसे पूछा गया था इंटरव्यू में। तो रिवर रेंजिंग प्रोग्राम 22 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है? 22 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पे इनलैंड लाइवलीहुड जो होता है ना सिक्योरिटी को बढ़ाना है, ठीक है? गंगा रिवर नेटवर्क के अराउंड अराउंड गंगा रिवर नेटवर्क यहाँ पर प्रोग्राम में फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना है। पीएम मत्स्य संपदा योजना यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल कर के पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगी।
पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ये होता है कि फिश तो प्रोडक्शन कर लिए, लेकिन उसको हम लोग मार्केट तक कैसे अच्छे से पहुँचाएँ विदाउट एनी उसमें रोटन हो, सड़े गले हो जाए क्योंकि फिश जो होता है ना वो ऑर्गेनिक बॉडी है ना और वो जल्दी हमारा गल जाता है, ठीक है? सड़ जाता है। तो उसको कोल्ड स्टोरेज इम्प्रूवमेंट करना होगा, हमारा डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाना होगा, एक्वेटिक हेल्थ ट्रैकिंग लगाना होगा ताकि वो समय पे पहुँच जाए, ठीक है? और उसका अच्छा खासा किसान को प्रॉफ़िट हो। तो फिशरीज़ ट्रेनिंग स्कीम के तहत हमारा ये स्ट्रक्चर स्टेट और आईसीआर इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाएगा और कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाएँगे। कुछ हमारा एनर्जी में विजुअल देखेंगे दैट इज़ 2021 में हमारा 5.3% था एग्रीकल्चर पावर यूज़ में, अब हमारा 14.9% है। मीन्स पावर सोर्सेज़ गवर्नमेंट किसान जो होता है हमारा यूज़ ज़्यादा कर रही है। ठीक है। अगर डिज़ास्टर भी कंपनसेशन में देखा जाए तो खरीफ क्रॉप 2024-25 में हमारा फ्लड में 169 अप्रॉक्सिमेट 170 करोड़ हमारा खरीफ में क्रॉप्स में 2024 के फ्लड में गवर्नमेंट खर्चा की है। रबी में हमारा इतना फार्मर्स को लॉसेस हुआ है एंड खरीफ 2025 में हमारा इतना क्रॉप का लॉसेस हुआ है, करोड़ खर्चा किया मीन्स दैट इज़ हमारा डिज़ास्टर कंपनसेशन हमारा कम हो रहा है मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग वी आर रेडी फॉर टैकलिंग द फ्लड के लिए हम लोग टैकल कर रहे हैं। सीड मैकेनिज़्म ये एक स्टेट मैकेनिज़्म स्कीम्स लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 82 करोड़ रुपीज़ दी जा रही है और इसमें फार्मर को, ठीक है, 40 टू 80% कैपिटल सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि 75 इम्प्रूव कैटेगरीज़ में वो फार्म मशीनरीज़ को खरीद सकें, ठीक है ना? ताकि क्रॉप यील्ड हमारा अच्छा हो सके और लेबर डिपेंडेंसी वो रिड्यूस हो सके, ठीक है? क्योंकि मशीनरीज़ जो आएँगे ना, वो लेबर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेंगे और मोर परफेक्शन में काम करेगी। मोर परफेक्शन में काम करेगी तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, ठीक है? कुछ सीड क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ होम डिलीवरी सीड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होम डिलीवरी सीड्स इन बिहार का इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट बिहार बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट जो घर पे सीड पहुँचा रही है, ठीक है ना? अराउंड 1.17 लाख क्विंटल सीड पहुँच चुका है, ठीक है? सर्टिफाइड हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड डायरेक्टली इतना फार्मर को गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। ठीक है ना? होम डिलीवरी ऑफ सीड्स कौन कर रहा है? तो बिहार कर रहा है। ये बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट बन चुका है। कितने फार्मर को प्रॉफिट हुआ है? 4.73 लाख फार्मर्स को प्रॉफिट हुआ है। एक याद रखना, एक यहाँ पर कैच है कि अगर एग्ज़ाम में डेटा दिए रहते हैं ना, तो वो 99% डेटा गलत होते हैं। ठीक है? तो आप एक बस ओवरव्यू करके जाना, उसको रटना नहीं है, ओवरव्यू करना, फिर वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा कहाँ आपको वो चेंजेस क्या है। नहीं, तो आप डेटा को गलत मान के चलना। ठीक है? किसान क्रेडिट कार्ड एक्सपेंशन के तहत हमारा इतना परसेंट हमारा कार्ड होल्डर जो होता है ना वो इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि 16.3% हमारा कार्ड होल्डर बढ़ा है। ठीक है? टोटल फॉर्मल क्रेडिट जो होता है ना वो फ्लो लोन जो होता है ना इतना परसेंट से इंक्रीज़ होकर के हमारा 9400 अप्रॉक्सिमेट 9400 करोड़ हमारा लोन जो होता है ना फार्मर को दे दिया जा चुका है। दिया जा चुका है। एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रेजिलिएंस का बात करें तो पावर सप्लाई मॉडर्नाइज़ेशन पे काम कर रही है गवर्नमेंट एंड यहाँ पे ट्रांजिशन टुवर्ड डेडिकेटेड एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी फीडर has yielded historic progress. The share of agriculture power usage in state total power grid consumption climbed aggressively from 5.3% to 14.9% से बढ़ा है। यानी कि 3.47 लाख न्यू एग्रीकल्चर पावर कनेक्शन हमारा इम्प्रूव लगाया गया है। मीन्स एग्रीकल्चर पावर कनेक्शन हमारा इम्प्रूव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग मैकेनाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी हम लोग बढ़ेगा, एरर हमारा कम होगा, ठीक है? लेबर डिपेंडेंसी वो रिड्यूस होंगे, सो ये बतला रही है, ठीक है? ये इंडिकेट यही कर रहा है कि हमारा 5.3% हमारा 2021 में था, अभी हम लोग 14.9 से अप्रॉक्सिमेट 15% ऑफ पावर कंजम्पशन, पावर सप्लाई टू द किसान दैट इज़ द फार्मर को हम लोग दिए जा रहे हैं। डिज़ास्टर कंपनसेशन में डीज़ल सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। अराउंड इतना करोड़ रुपया प्रोवाइड किया जा चुका है। खरीफ क्रॉप 2024 में 169.98 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कितने फार्मर को 2.62 लाख फार्मर हमारा अफ़ेक्टेड थे। रबी सीज़नल लॉस में हमारा 5.28 करोड़ रिलीज़ किया गया, इतने फार्मर को एंड खरीफ 2025 के फ्लड में हमारा इतना करोड़ डायरेक्टली 2.41 लाख अफ़ेक्टेड फार्मर को दिया गया। मीन्स इस डेटा से ये पता चल रहा है दैट इज़ अ फ्लड इज़ अ मोस्ट डेंजरस और मोस्ट डेंजरस डिज़ास्टर फॉर बिहार गवर्नमेंट क्योंकि वो हमारा फिजिकल हेल्थ को खराब कर रही है।
रबी सीज़नल क्रॉप्स मीन्स ड्राउट हमारा कंडीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वज़ह से फिजिकल हेल्थ हमारा यहाँ भी खराब हो रहा है, ठीक है? यहाँ हेल स्टॉर्म या वो ओलावृष्टि जो होता है ना, वो गिरने की वज़ह से फसल नुकसान होते हैं, वो दिखला रहा है। ठीक है? क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर दैट इज़ अ क्राट टू हमारा टी वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे हमारा डीएसआर की मदद से, ज़ीरो टिलेज फार्मिंग की मदद से, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से फार्मर्स को है ना मॉनसूनल शिफ्ट अनप्रेडिक्टेबल मॉनसूनल जो शिफ्ट होता है ना, उसका एक मतलब एक आर्मर की तरह तैयार किया जा रहा है। ये डायरेक्ट सीड राइसेस ये क्या होता है यहाँ पर क्या होती है सीड को राइस को ना डायरेक्टली हम लोग प्लांट कर देते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग नर्सरी में ट्रांसप्लांट करते हैं ऐसा कुछ जरूरत नहीं है लैंड में डायरेक्ट सीड को राइस को हम लोग ग्रो करते हैं ठीक है एंड वाटर इसी पॉइंट पे देते हैं पूरा लैंड को फ्लडेड नहीं करना पड़ता मीन्स वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप है ना उसमें भी वाटर को रिड्यूस करना है ठीक है जीरो टिलेज फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जहाँ पर लैंड को टिल्ट नहीं करते लैंड में एरिएशन लैंड का मॉइस्चर को मेंटेन करके रखते हैं और उसमें डायरेक्ट फार्मिंग किया जाता है। इससे क्या होगा हमारा वाटर यूज़ भी रिड्यूस होगा, ठीक है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से सॉइल फर्टिलिटी ये सब हमारा रिड्यूस होंगे। ये सब हमारा अगर कोई भी हमारा मॉन्सूनल शिफ्ट होता है तो फार्मर कैन रेडी फॉर फाइट लड़ाई के लिए वो रेडी कर सकें, रेडी रह सकें, ठीक है? ये सब एक वे है क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ठीक है? फाइनली एग्रीकल्चर से जितने भी हमारा क्वेश्चन बनेगा ठीक है? इससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है? एक्स्ट्रा में आ सकता है तो इकोनॉमिक सर्वे आप देखना, इंडिया का थोड़ा-सा या बजट देखना, इंडिया का थोड़ा-सा, ठीक है? वो डेटा इसमें एकदम कम है, वो सब देखना। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो सब हम इस 2 लेक्चर में, 2 पीडीएफ में हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। इससे बाहर नहीं आएगा और यहाँ से मानो 2 क्वेश्चन तो आपको फिक्स रहेगा, ठीक है? बाय, गुड नाइट, 70 सेकंड के लिए प्रिपरेशन करते रहो। एंड यू हैव ओनली 40 डेज़ मैक्सिमम 40 डेज़ आज कितना तारीख हो गया? आज 12 हो गया है एंड 26 को तो एग्ज़ाम ही है, तो 26 तो आप मान के नहीं चलो, 25 में आपका ट्रैवलिंग रहेगा, 24 तक आप पढ़ सकते हो। तो इधर से आपको 18 डेज़ हो गया, इधर 24 ठीक है, 42 2 डेज़ इधर-उधर हटा दो, यानी कि 40 डेज़ आपके पास रिमेनिंग रह गया है, ठीक है? सो इनफ टाइम नहीं है, लेकिन हमारा रिवाइज़ को क्या करना है, प्लान वाइज़ करना है, ठीक है? देखो, ये सब जो वीडियो बना रहे हैं ना, आप ये सब को उस समय देखो जहाँ पे आपको पढ़ने का मन ना करे, ठीक है? तो आपको इसको आप रिवीज़न क्विक कर सकें, ठीक है? खाना खाने वक़्त दे सकते हो। जब नींद आ रहा है तो लास्ट टाइम सोने वक़्त देख सकते हो। ऐसे कंप्लीटली देख लेना। 2x पे भी देख सकते हो, ईज़िली देख सकते हो। ओवरऑल हमको क्या चाहिए क्या? सिलेक्शन, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट।